जब आप रोजगार की तलाश में हों तो रोजगार मिल जाए, जरूरी खर्च करने जाएं तो पैसे की चिंता ना हो। 2047 तक जिस विकसित भारत का सपना दिखाया गया है वो जल्द से जल्द पूरा हो। आखिर ये सब कैसे संभव होगा? इसका जवाब आप भी चाहते होंगे, इसका जवाब हर कोई चाहता है। तो क्या 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इसका जवाब मिल जाएगा? ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि ये बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है जब पूरी दुनिया ट्रंप टैरिफ से परेशान है। पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ है। ये बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है जब पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं, क्योंकि भारत में उन्हें 140 करोड़ कस्टमर दिख रहे हैं, बड़ा बाजार दिख रहा है। तो जरूरी यह है कि इस बाजार में खरीदने की क्षमता भी हो। विकसित से विकसित देशों के साथ हम ट्रेड डील कर रहे हैं ताकि दुनिया के बाजार में हमारे प्रोडक्ट की धूम मचे। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारी इंडस्ट्री में विदेशी बाजार के लायक सामान बनाने की क्षमता बढ़े, और इन सब के लिए सरकार की अनुकूल नीतियां, निवेश का माकूल माहौल सबसे पहली शर्त है। तो क्या बजट इन शर्तों को पूरा कर पाएगा? इसमें क्या क्या चुनौतियां होंगी? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमने विशेष तौर पे खास मेहमानों को बुलाया है जो अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे नीति आयोग के पूर्व वीसी और पहले इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन राजीव कुमार जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इकोनॉमिस्ट साकेत मिश्रा साहब, सीआई के विनोद शर्मा साहब, बौर ग्रुप एशिया के एमडी अनुज गुप्ता जी और इंडिया एसएमई फोरम के प्रेसिडेंट विनोद कुमार जी। आप सही मेहमानों का बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत मैं करना चाहूँगा सबसे पहले सीआई के मैन्युफैक्चरिंग के कमेटी के चेयरमैन है विनोद शर्मा साहब से, क्योंकि ये एक ऐसे शख्स हैं, ऐसी इंडस्ट्री से आते हैं जहां पे सबसे ज़्यादा लोगों की निगाहें टिकी रहती हैं। रोजगार देने का मौका हो, किसी नीति से प्रभावित होने का मौका हो, एक्सपोर्ट का मौका हो, इंपोर्ट का मौका हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा है जो हर तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है। तो विनोद शर्मा साहब, आप इस बजट में आपके हिसाब से सबसे बड़ी चीज़ें जिसको आप देखने के इंतजार में हैं? लक्ष्मण जी, शुक्रिया मुझे यहाँ निमंत्रित करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आपने बात की है और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार को कैसे बढ़ा सकते हैं। और न केवल ये हिंदुस्तान के लिए, अभी आपने देखा ईयू का एफटीए हुआ कल अनाउंस, पूरा यूरोपियन यूनियन, मैं पिछले हफ्ते चाइना में था, उनको भी ये पता है कि चाइना का अगर कोई विकल्प है पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो वो हिंदुस्तान बन सकता है। और पिछले सालों में बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स किए गए जिससे हम धीरे धीरे उस प्रतिस्पर्धा की जो लास्ट सीमा है वहां तक पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ 19-20 का एक गैप दिखाई देता है हमारे जो कुछ। तो इस बजट से हमें फॉर एग्जांपल टैक्स में कोई उम्मीद नहीं है, ना ही जो टैक्स सिस्टम बना हुआ है वो बहुत अच्छा है और उसको एक स्टेबिलिटी प्रदान की जाए और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ऐसे ही चलेगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को लेकर चलते हैं, जो फैक्टर मैन्युफैक्चरिंग के हम कहते हैं, बिजली का कॉस्ट, जो इफेक्टिव कॉस्ट है जो हमको मिलता है, या बैंक के रेटों में भी कुछ कमी आई है। एसएमईज के लिए सरकार ने बहुत सारी ऐसी सुविधाएं प्राप्त की हैं, क्रेडिट गारंटी फ्री वगैरह, कोलैटरल फ्री गारंटी मिली है हमको। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे जिससे हमारी प्रतिस्पर्धा है मेनली चाइना, वहां पर जो एसएमई है वो आज 4-5-6% मैक्सिमम फंड देता है, फाइनेंस का कॉस्ट उसको आता है। हिंदुस्तान में ये रेट अभी भी उससे कहीं ज्यादा है। इफेक्टिव रेट में कहूँ तो एनीवेयर बिटवीन 8 और 10% लोगों को पड़ता है। तो ये जो 4% का गैप है, ऐसे ही एनर्जी कॉस्ट में, क्योंकि हम एक तरह से क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं, इंडस्ट्री को ज्यादा इसमें कीमत देनी पड़ती है। कई स्टेट्स में जो इलेक्ट्रिसिटी एरियाज है उसमें हमने देखा है कि क्योंकि वो नुकसान में रहे हैं तो उनमें से बहुत सारा लोड इंडस्ट्री के ऊपर आता है। और सिमिलरली फाइनली जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, ये अभी भी, कई सड़कें बन चुकी हैं, एक्सप्रेसवे, पोर्ट्स पे बहुत काम हुआ है, लेकिन जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो अभी भी हमें नहीं मिली है। तो ये 3 मेन मेरे हिसाब से ऐसे कॉस्ट हैं जिसपे मुझे नहीं लगता कि इस बजट में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक इंडिकेशन जरूर हम ढूंढ रहे हैं, एक सकारात्मक रूप की। ये जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की बात पिछले बजट में की गई थी और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन फंड था, इसको भी अगर हम एग्जीक्यूशन पे ले आए इस समय, तो मुझे लगता है कि ये, आपने देखा, एक केवल मोबाइल फोन में एक पीएलआई में 5% देने से
हम एक नेट इंपोर्टर से एक नेट एक्सपोर्टर बन गए और पिछले साल लगभग $40 बिलियन का हमने मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट किया। तो ये केवल 4-5% की लड़ाई रह गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बजट में उसमें से मैडम एफएम जरूर प्रयास करेंगी कि कम से कम 2-3% का फायदा सारी इंडस्ट्री को हो सके। हालांकि यहाँ पे मैं एक चीज़ के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा विनोद शर्मा साहब कि मैं करीब 20 साल से फाइनेंस जर्नलिज्म को देख रहा हूँ। हर बार बजट से पहले इंडस्ट्री की एक डिमांड जो हर बार होती है वो किसी न किसी तरीके से टैक्स में राहत देने की बात होती है। लेकिन आपने पहली बार ऐसा शख्स मिले जो कह रहे कि मुझे टैक्स से कोई उम्मीद नहीं, कि टैक्स में राहत की उम्मीद नहीं है, बाकी चीज़ें हमें ठीक कर दे। अपना बहुत बड़ी बात आपने कही। चूँकि आपने एमएसएमई की बात कही तो विनोद कुमार जी के पास जाना चाहूँगा। साकेत सर और अनुज जी आपके पास मैं आता हूँ थोड़ी देर में। विनोद कुमार जी प्रेसिडेंट है इंडिया एसएमई फोरम के। चूंकि अभी आपने देखा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात इन्होंने की, इसको बखूबी उन्होंने एमएसएमई से जोड़ा। चूंकि एमएसएमई के बगैर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, एमएसएमई के बगैर आप एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए आप पूरी दुनिया का बाजार खोलने की बात कर रहे हैं। वहां जाना के लिए तो प्रोडक्ट भी तो चाहिए। तो एमएसएमई के लिए तमाम कदम उठाने के बावजूद पेन बना ही रहता है। इस बार बजट में क्या माना जाए? धन्यवाद लक्ष्मण जी। इट इज अ प्लेजर टू बी हियर। सबसे इम्पोर्टेंट तो देखिए, शर्मा जी ने कई सारी बातें करी, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं स्पेसिफिकली फॉर द एमएसएमई सेक्टर। मुझे जो लगता है कि हमारे जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, ये सब अभी भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेशनली कंपेटिटिव बनना चाहते हैं। बट उसमें सबसे बड़ी अड़चन जो मुझे आज लगती है वो ये है कि हम जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी या जिस प्रकार की प्रोसेसेस या जिस प्रकार के सिस्टम्स यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पुराने हैं, प्रोडक्टिव नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बजट में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर शी विल ब्रिंग some sort of a technology upgrade scheme, जिससे कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को अपग्रेड करना है। जो पहले देखिए, अगर आप देखें तो हमारे पास पहले एक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड का स्कीम था, एक एमएसई गिफ्ट स्कीम था, जिसमें विमेन, SC/ST लेड ये सब लोगों के लिए प्रायोरिटी थी। तो समथिंग लाइक दैट, जहां पे मुझे लगता है कि 2 करोड़ तक की जो इन्वेस्टमेंट अगर मैं करता हूं मेरी इकाई को अपग्रेड करने के लिए, तो करीबन 20% तक की कैपिटल सब्सिडी, अगर मैं ग्रीन हूं, स्मार्ट हूं, AI इनेबल्ड हूं और मैं एक्चुअली एक्सपोर्ट करने की क्षमता बढ़ा रहा हूं, तो उसमें मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू वर्क ऑन। इसके अलावा मुझे लगता है, देखिए, जिस प्रकार के एक्सपोर्ट शॉक्स या ट्रेड शॉक्स हमें मिले हैं, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कई सारी स्कीम्स, कई सारे मेजर्स उठाए हुए हैं उस पे, तो उसमें मुझे भी कोई खास अपेक्षा नहीं है। बट मैं बड़ा क्लियर हूं कि जिस प्रकार का आज हमारे पास अगर आप देखें तो वी हैव अ फ्रेमवर्क फॉर रिहैबिलिटेशन, तो उसका मुझे लग रहा है कि एक वर्जन 2.0 गवर्नमेंट विल ब्रिंग इन, जिससे कि जो हमारे इकाइयां हैं जो थोड़ी स्ट्रेस में हैं, तो वो उस स्ट्रेस से बाहर निकले। ये एसएमए फ्रेमवर्क जो है स्पेशल मेंशन अकाउंट्स का, उसमें से बाहर निकले और सो वी आर एबल टू प्रोवाइड देम दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। बिल्कुल, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने कहा विनोद जी कि एक हमें माकूल माहौल यहाँ पे मिलना चाहिए। साकेत